अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जमीन की तरफ जो सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का एक कीमती मरकज है, जहां पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चले, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम आया और जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा वल मेराज हुई। ये है पैलेस्टाइन यानी अर्ज़ मुक़द्दस। सोचिए, एक सरजमीन जो 3 बड़े मजहब की रूह का मरकज रही, जहां हर पत्थर, हर गली और हर मस्जिद एक कहानी सुनाता है। लेकिन ये जमीन सिर्फ इबादत और पैगाम के नहीं बल्कि सदियों से कुर्बानी, जंग और हिम्मत का मरकज भी रही है। दोस्तों, पैलेस्टाइन की कहानी इस्लाम से पहले भी शुरू होती है। यहाँ बनी इसराइल बसते थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जेरूशलम को अपना मरकज बनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहीं पर अपना मशहूर बैतुल मुक़द्दस बनाया, जिसे आज भी दुनिया का कीमती और स्पिरिचुअल मरकज माना जाता है। यहाँ की ज़मीन को कुरान ने अर्ज़ मुक़द्दस के नाम से पुकारा है और हर ज़माने में लोग यहाँ की तरफ रुजू करते रहे। रोमन और बिजेंटीन एम्पायर्स के दौर में पैलेस्टाइन एक स्ट्रेटेजिक और रिलीजियस सेंटर था। यहाँ चर्चेज और मॉनेस्ट्रीज बने और क्रिश्चियनिटी का मरकज बन गया। लोग अपने मजहब और ट्रेडिशंस के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हर तरफ एक साइलेंट टेंशन भी था, क्योंकि यहाँ का इंपॉर्टेंस दुनिया के लिए हमेशा एविडेंट था। इस्लाम का पैगाम और पैलेस्टाइन। 7th सेंचुरी में जब इस्लाम का पैगाम अरब से फैला तो पैलेस्टाइन इस्लाम का हिस्सा बन गया। खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के दौर में मुस्लिम्स ने जेरूशलम को अमन के साथ फतह किया। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने क्रिश्चियन बिशप के साथ अमन का मुआहदा साइन किया, जिसे आज भी उहदाए उमर के नाम से याद किया जाता है। सोचिए दोस्तों, वो वक्त जब मस्जिदुल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक बनाए गए। पैलेस्टाइन इस्लाम के नूर से रोशन हुआ। यहाँ पहली दफा कुरान की तिलावत हुई और लोगों ने अल्लाह के वहदानियत का पैगाम सुना। हर गली और हर मस्जिद में इस्लाम की रूह फैल गई और लोगों ने अपना लाइफस्टाइल और कल्चर इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया। क्रूसेड्स और सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, हर जमीन की तरह पैलेस्टाइन पर भी मुश्किल वक्त आया। 11th सेंचुरी में यूरोप से क्रूसेडर्स आए और पैलेस्टाइन पर हमला किया। 1099 में उन्होंने जेरूशलम कैप्चर किया और हजारों मुस्लिम्स और ज्यूज का कत्ल किया। यहाँ की लाइब्रेरीज, मस्जिद और होम्स सब बर्बाद हो गए। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी आया। उसने हत्तीन की जंग में क्रूसेडर्स को शिकस्त दी और जेरूशलम वापस मुस्लिम्स के कंट्रोल में ले आया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ खून और बर्बादी थी और दूसरी तरफ इंसाफ और इंसानियत का पैगाम। सलाहुद्दीन ने सिर्फ जंग ही नहीं जीती बल्कि अमन और इंसाफ का मिसाल भी पेश किया। ऑटोमन एम्पायर और शांति का दौर। 1517 में पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। 400 साल तक यहाँ अमन रहा। जेरूशलम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूस सब के लिए खुला था। बाजार, मस्जिद और चर्चेस सब तरक्की करते रहे। ऑटोमन एम्पायर के दौर में पैलेस्टाइन दुनिया के सबसे पुरअमन इलाकों में से था। दोस्तों, इस दौर में पैलेस्टाइन सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं बल्कि ट्रेड और कल्चर का हब भी था। ये जमीन ना सिर्फ स्पिरिचुअल वैल्यू रखती थी बल्कि सदियों तक मिडिल ईस्ट और मेडिटरेनियन ट्रेड के लिए भी स्ट्रेटेजिक रही। वर्ल्ड वॉर 1 और ब्रिटिश मैंडेट की शुरुआत। दोस्तों, जैसे ही 20th सेंचुरी आया, पैलेस्टाइन की कहानी एक नए तूफान में घुस गई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर से पैलेस्टाइन ले लिया और इसी वक्त एक ऐसा वादा किया गया जो आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है, बैल्फोर डिक्लेरेशन 1917। इस वादे में ब्रिटेन ने कहा, हम पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड बनाएंगे। ये बात पैलेस्टाइन के असली अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए इख्तलाफ का बाइस बनी। यूरोप से, खासकर होलोकॉस्ट के बाद, हजारों ज्यूज पैलेस्टाइन आए। यहाँ की लोकल अरब पॉपुलेशन ने महसूस किया कि उनकी जमीन उनके हाथों से निकल रही है। 1920 से 1948 तक इसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। यहाँ ज्यूइश इमिग्रेशन बढ़ रही थी और अरब पॉपुलेशन के साथ टेंशन्स रोज बढ़ रहे थे। स्कूल, बाजार और मस्जिद हर तरफ क्लैशेस और प्रोटेस्ट का मरकज बन गए। 1948 नकबा, एक बड़ा जख्म। दोस्तों, सबसे बड़ा जख्म 1948 में पड़ा।
यूएन ने डिसाइड किया कि पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। लेकिन जब इजराइल का ऐलान हुआ तो अरब इजराइल वॉर शुरू हो गई। इजराइल ने सिर्फ अपना एलोकेटेड लैंड ही नहीं बल्कि और ज्यादा इलाके कैप्चर कर लिए। 7 लाख से ज्यादा पैलेस्टीनियंस अपने घरों से निकाल दिए गए। इसे कहा गया नकबा, यानी कैटास्ट्रोफी या तबाही। सोचिए दोस्तों, एक रात में लोगों के घर, बस्तियां, मस्जिद और जिंदगी सब छिन गई। लोग अपनी जमीन और मेमोरीज के साथ जा रहे थे और नफरत, दुख और गम का एक नया दौर शुरू हुआ। कल्चरल और रिलीजियस इंपैक्ट। नकबा के बावजूद पैलेस्टाइन की स्पिरिचुअल और कल्चरल रूह जिंदा रही। मस्जिद अल अक्सा, डोम ऑफ द रॉक और जेरूशलेम के सारे रिलीजियस साइट्स अब भी लोगों के लिए कीमती हैं। पैलेस्टाइन के लोग हर वक्त अपनी हेरिटेज और फेथ के लिए स्ट्रगल करते रहे। यहाँ के लिटरेचर, पोएट्री और ओरल ट्रेडिशंस ने हर जनरेशन को अपनी जमीन से जोड़ने का काम किया। फोक स्टोरीज, सॉन्ग्स और लोकल नैरेटिव्स हर घर में सुनाई जाती थीं और लोगों के जज्बात और स्ट्रगल को जिंदा रखती थीं। पॉलिटिकल स्ट्रगल्स का आगाज। 1948 के बाद पैलेस्टाइन सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रगल का मरकज भी बन गया। अरब नेशंस ने इजराइल के खिलाफ सपोर्ट दिया, लेकिन लोकल पैलेस्टीनियन वॉइसेस को वर्ल्ड स्टेज पर अभी तक कंप्लीट रिकॉग्निशन नहीं मिली। यहां से एक नई जनरेशन ने डिसाइड किया वो अपनी जमीन और आजादी के लिए खुद लड़ेंगे। हर विलेज, हर फैमिली और हर कबीला इस स्ट्रगल का हिस्सा बन गया। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि पैलेस्टाइन का सफर कैसे शुरू हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर इस्लाम का पैगाम, क्रूसेड्स और ऑटोमन एम्पायर तक। हमने देखा कि कैसे 20th सेंचुरी के ब्रिटिश मैंडेट और 1948 की नकबा ने इस जमीन को परमानेंट स्ट्रगल का मरकज बना दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। 1967 की 6 डे वॉर, 1987 की फर्स्ट इंतिफाद और 2000 की सेकंड इंतिफाद ने पैलेस्टाइन की कहानी और गहरी और खूनी बना दी। अभी हम चलते हैं पार्ट 2 में पैलेस्टाइन की उस जमीन पर जो 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक पॉलिटिकल और कल्चरल तूफान का मरकज बनी। दोस्तों, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, पैलेस्टाइन के लोग एक नए कॉलोनियल दौर में फंस गए। ऑटोमन एम्पायर का दौर खत्म हो चुका था और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। इस वक्त की पॉलिसीज और डिसीजंस ने आने वाली सदियों के लिए एक नई जिंदगी और स्ट्रगल का आगाज कर दिया। ब्रिटिश मैंडेट और बाल्फोर डिक्लेरेशन। दोस्तों, 1917 में ब्रिटेन ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें ब्रिटेन ने फॉर्मली डिक्लेयर किया कि पैलेस्टाइन में एक जूइश होमलैंड एस्टैब्लिश किया जाएगा। सोचिए, एक फैसला जिसने हजारों साल से वहां रहने वाले अरब पॉपुलेशन को एक नई मुश्किल में डाल दिया। यूरोपियन ज्यूज, खासकर जो होलोकॉस्ट से बचे, यूरोप से पैलेस्टाइन आए। लोकल पैलेस्टीनियंस के लिए यह वक्त बड़ा चैलेंजिंग था। उनके गांव, जमीन और रिसोर्सेज धीरे धीरे नए सेटलर्स के हवाले हो रहे थे। हर नया सेटलमेंट और टाउन पैलेस्टाइन के ओरिजिनल रेजिडेंट्स के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज बन गया। 1920 से 30 के दौर में पैलेस्टाइन में बार बार राइट्स और क्लैशेस हुए। अरब कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स शुरू किए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अपनी जमीन और घरों से हटाए जाने वाले लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। यहाँ की स्ट्रीट्स और बाजार सिर्फ ट्रेड और कल्चर के लिए नहीं बल्कि प्रोटेस्ट्स और क्लैशेस का मरकज बन गई थी। 1947 टू 1948 यूएन पार्टीशन और नकबा। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन के लिए एक प्लान अनाउंस किया। जमीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, एक अरब स्टेट और एक जूइश स्टेट। लेकिन लोकल अरब पॉपुलेशन ने इस डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया। 1948 में इजराइल का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और अरब इजरायली वॉर शुरू हो गई। दोस्तों, इस वॉर का सबसे बड़ा नुकसान पैलेस्टाइन के सिविलियंस को हुआ। 7 लाख से ज्यादा लोग अपने घर, जमीन और हिस्ट्री से दूर हो गए। इस ट्रेजेडी को पैलेस्टाइन में नकबा यानी कैटास्ट्रोफी कहा गया। नकबा के बाद पैलेस्टाइन के लोग एक नई रियलिटी का सामना कर रहे थे। डिस्प्लेस्ड, रिफ्यूजीज और उनके सपने अधूरे। गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों की जिंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल बन गई। 1967 6 डे वॉर और ऑक्यूपेशन। दोस्तों, नकबा के 19 साल बाद एक और बड़ी जंग हुई, 6 डे वॉर 1967। इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पर कंट्रोल हासिल कर लिया। मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक के आसपास का एरिया भी उनके कंट्रोल में आ गया। सोचिए, वो लोग जो अपनी जमीन पर कभी अपनी मर्जी से रहते थे, अब उनको हर दिन मिलिट्री प्रेजेंस और ऑक्यूपेशन का सामना करना पड़ रहा था।
इजराइल के सेटलमेंट्स और मिलिट्री चेकपॉइंट्स ने लोगों की डेली जिंदगी को मुश्किल और रेस्ट्रिक्टेड बना दिया। फर्स्ट इंतिफादा 1987 टू 1993। 1987 में एक नई आवाज उठी, पैलेस्टाइन की फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब है अपराइजिंग। लोगों ने अपनी जमीन और हक के लिए पत्थर, स्टेक्स और प्रोटेस्ट का सहारा लिया। हर गांव, हर शहर और हर रेफ्यूजी कैंप इस स्ट्रगल का हिस्सा बन गया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ टैंक्स और राइफल्स और दूसरी तरफ आर्म सिविलियंस, पत्थर और डिटर्मिनेशन के साथ। ये स्ट्रगल सिर्फ फिजिकल नहीं थी, बल्कि एक मॉरल और स्पिरिचुअल चैलेंज भी थी। हर एक्शन और प्रोटेस्ट का मकसद था दुनिया को दिखाना कि पैलेस्टाइन अब भी अपनी जमीन और डिग्निटी के लिए लड़ रहा है। ओस्लो अकॉर्ड्स और पार्शियल होप्स 1993 में इजराइल और पैलेस्टाइन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किए। यहाँ पैलेस्टाइन को लिमिटेड ऑटोनॉमी मिली और एक नई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई। दोस्तों इस वक्त एक छोटी सी रोशनी लगी। लोगों ने सोचा कि शायद अब आज़ादी और स्टेबिलिटी का वक्त आ गया है। लेकिन असल रियलिटी ये थी कि सेटलमेंट्स, मिलिट्री चेक पॉइंट्स और पॉलिटिकल डिविजन्स पैलेस्टाइन के लोगों के लिए चैलेंजेस ही रह गए थे। सेकेंड इंतिफादा 2000 टू 2005। 2000 में एक और अपराइजिंग शुरू हुई, सेकेंड इंतिफादा। इस दफा स्ट्रगल और भी वायलेंट और खूनी थी। सुसाइड बॉम्बिंग्स, इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक्स और डेली कॉन्फ्रंटेशंस ने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों इमेजिन कीजिए, हर घर, हर गली और हर स्ट्रीट में फियर और टेंशन। लेकिन लोगों का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। हर स्ट्राइक, हर अटैक के बावजूद पैलेस्टाइनियंस ने अपना हक और जमीन के लिए लड़ना जारी रखा। गाजा स्ट्रिप और ब्लॉकेड 2006 के बाद गाजा पर हमास का कंट्रोल आया और वेस्ट बैंक पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के अंडर रहा। लेकिन इजराइल ने गाजा को ब्लॉकेड कर दिया। बिजली, पानी और दवा का शॉर्टेज हुआ और लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। दोस्तों ये वो वक्त था जब लोगों की स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि सर्वाइवल का भी चैलेंज बन गई। हर दिन स्ट्रगल, हर दिन प्रोटेस्ट्स और हर दिन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस, लेकिन लोगों का जज्बा और हिम्मत कम नहीं हुई। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इंटरनेशनल अटेंशन। गाजा और वेस्ट बैंक में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ गया। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस इशू को डिस्कस किया, लेकिन असली हल पैलेस्टाइन के लोगों के डिटर्मिनेशन और स्ट्रगल के बावजूद अभी दूर था। 2008 टू 2009, 2012 और 2014 के कॉन्फ्लिक्ट्स ने गाजा के सिविलियंस को सबसे ज्यादा नुकसान दिया। हजारों लोग मरे, घर और स्कूल बर्बाद हुए। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद लोगों का स्पिरिट और डिटर्मिनेशन बढ़ता गया। कल्चरल और मॉरल रेजिस्टेंस। दोस्तों पैलेस्टाइन की कल्चर और लिटरेचर ने हर जनरेशन को इंस्पायर किया। फोक स्टोरीज, सॉन्ग्स, पोएट्री और ओरल नैरेटिव्स हर घर और रेफ्यूजी कैंप में सुनाई जाती रही। हर पोएम और सॉन्ग एक कहानी के रूप में था, स्ट्रगल, डिग्निटी और होप का पैगाम। सोचिए दोस्तों, पैलेस्टाइन की आर्ट और लिटरेचर सिर्फ कल्चरल एक्सप्रेशन नहीं बल्कि एक रेजिस्टेंस का टूल भी थी। हर पेंटिंग, हर स्कल्पचर और हर पोएम एक रिमाइंडर थी, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अभी हम चलते हैं पार्ट 3 में, पैलेस्टीन की उस जमीन पर जो 21st सेंचुरी के पॉलिटिक्स, वॉर्स और ग्लोबल अटेंशन का मरकज बनी। दोस्तों जैसे ही दुनिया 2000 के दौरान ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एरा में घुसी, पैलेस्टीन की जिंदगी हर तरफ से चैलेंज का सामना कर रही थी। अल अक्सा इंतिफादा और कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट। 2000 में शुरू हुई सेकेंड इंतिफादा, अल अक्सा इंतिफादा ने पैलेस्टीन की स्ट्रगल को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने डेली लाइफ को डिसरप्ट कर दिया। गाजा और वेस्ट बैंक के लोग हर रोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में जी रहे थे। दोस्तों सोचिए, हर गली, हर बाजार और हर स्कूल में टेंशन। लोग सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे और यूथ की जनरेशन ने अपनी जमीन के लिए हर एक्शन और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ये स्ट्रगल सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मॉरल और स्पिरिचुअल भी थी। हर एक्शन, हर डेमोन्स्ट्रेशन और हर पिटीशन का मकसद था दुनिया को दिखाना कि पैलेस्टीन के लोग अब भी अपनी डिग्निटी और राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और यूएस इजराइल डायनामिक्स। 21st सेंचुरी में पैलेस्टीन की स्ट्रगल सिर्फ लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बन गई। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशंस का रोल पैलेस्टीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में क्रूशियल रहा। यूएस ने कंसिस्टेंटली इजराइल को मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दी। दोस्तों सोचिए, एक तरफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सुपर पावर्स अपनी स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए डिसीजंस ले रही हैं। यूरोपियन नेशंस और यूएन एजेंसीज,
ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करते रहे, लेकिन असली पॉलिटिकल सॉल्यूशन अभी तक दूर था। पैलेस्टीन की इकोनॉमी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद स्ट्रगल कर रहे थे। गाजा ब्लॉकेड और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 2007 के बाद गाजा पर हमास का कंट्रोल और इजराइल का ब्लॉकेड ने जिंदगी और मुश्किल बना दी। बिजली, पानी और दवा का शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक एरिया जहां लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, लेकिन फिर भी उनका जज्बा और डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। चिल्ड्रन के लिए स्कूल्स लिमिटेड हैं, हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हैं और लोग डेली सर्वाइवल के लिए हर दिन एक नई चैलेंज का सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे UNRWA ने एड प्रोवाइड किया, लेकिन पॉलिटिकल और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लोगों का जिंदगी अब भी कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड थी। यूथ और रेजिस्टेंस। 21st सेंचुरी में पैलेस्टीन की यूथ ने एक नया रोल प्ले किया। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी आवाज इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाई। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए वर्ल्ड ने पैलेस्टीन के स्ट्रगल को देखा और सपोर्ट किया। दोस्तों, सोचिए, एक यंग जनरेशन जो हर दिन चेक पॉइंट्स, टैंक्स और आर्म्ड सोल्जर्स का सामना करते हुए भी अपनी स्टोरीज, पोएम्स और वीडियोस शेयर कर रही है। ये जनरेशन सिर्फ सर्वाइवल नहीं सीख रही, बल्कि अपनी जमीन के लिए ग्लोबल अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है। पीस एफर्ट्स और ऑब्स्टिकल्स। 2000s और 2010s में कई पीस एफर्ट्स हुई। रोड मैप फॉर पीस, अन्नापोलिस कॉन्फ्रेंस और ऑस्लो एकॉर्ड्स फॉलोअप्स। लेकिन हर पीस एफर्ट ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स से गुजरा। सेटलमेंट्स बढ़ रहे थे, पॉलिटिकल डिविजन्स पैलेस्टीन के अंदर और भी गहरी होती गई। दोस्तों, पैलेस्टीन के लिए असली चैलेंज ये था कि अपनी यूनिटी और पॉलिटिकल कोहेरेंस मेंटेन करे, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही थी। 2012 यूएन रिकॉग्निशन और ग्लोबल सपोर्ट। 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का स्टेटस दिया। ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री थी, लेकिन प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी में चेंजेस लिमिटेड थे। दोस्तों, सोचिए, एक सिंबॉलिक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, लेकिन डेली लाइफ में लोग अब भी मिलिट्री चेक पॉइंट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी का सामना कर रहे थे। ये पैलेस्टीन के स्ट्रगल का एक कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्सिकल एस्पेक्ट था। सिंबॉलिक पॉलिटिकल विक्ट्रीज के बावजूद ग्राउंड रियलिटी टफ और चैलेंजिंग थी। गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2008 to 2021, 2008 to 2009, 2012, 2014 और 2021 में गाजा में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हजारों लाइव्स को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक सिटी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स डैमेज और सिविलियंस को डेली लाइफ में थ्रेट्स फेस करना पड़ता हो। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट के बाद पैलेस्टीन के लोगों का डिटर्मिनेशन और स्पिरिट बढ़ता गया। हर रॉकेट और एयर स्ट्राइक के बावजूद उनका जज्बा उनकी जमीन और राइट्स के लिए लड़ता रहा। कल्चरल रेजिस्टेंस और स्टोरी टेलिंग। पैलेस्टीन के कल्चर और लिटरेचर ने इस स्ट्रगल को प्रिजर्व किया। हर जनरेशन ने अपनी पोएट्री, म्यूजिक और ओरल स्टोरीज के जरिए अपनी जमीन और आइडेंटिटी को मेंटेन किया। दोस्तों, सोचिए, एक नेशन जहां हर आर्ट फॉर्म एक रेजिस्टेंस का टूल बन गया हो। सॉन्ग्स और पोएम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल अवेयरनेस का जरिया बन गए। हर कैनवास, हर स्टोरी और हर पोएम पैलेस्टीन की स्ट्रगल और डिग्निटी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। 21st सेंचुरी में पैलेस्टीन की स्ट्रगल को ग्लोबल अटेंशन मिला। प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस यूरोप, अमेरिका और एशिया के मेजर सिटीज में हुए। स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट्स ने अपनी आवाज रेस की और सोशल मीडिया के जरिए वर्ल्ड के हर कोने में पैलेस्टीन की कहानी पहुंची। दोस्तों, सोचिए, एक लोकल स्ट्रगल जो ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस और सपोर्ट क्रिएट कर रही है। ये पैलेस्टीन की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का सबूत था। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और गवर्नेंस चैलेंजेस। वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर गवर्नेंस एस्टैब्लिश हुई, लेकिन पॉलिटिकल डिविजन्स और लिमिटेड कंट्रोल की वजह से रियल पावर और ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्टेड रही। गाजा और वेस्ट बैंक के बीच पॉलिटिकल टेंशंस ने लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट एफर्ट्स को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चल रहे थे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक नेशन जहां बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना भी स्ट्रगल का पार्ट बन गया हो। टेक्नोलॉजी और मीडिया का रोल। 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी और मीडिया ने पैलेस्टीन की स्ट्रगल को ग्लोबलाइज किया। यंग जनरेशन ने सोशल मीडिया के जरिए लाइव अपडेट्स, फोटोज और वीडियोज शेयर की। ये एक नया प्लेटफॉर्म था जहां पैलेस्टीन की आवाज इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई दी। दोस्तों, सोचिए, एक जनरेशन जो टैंक्स और आर्म्ड सोल्जर्स का सामना करते हुए भी
इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में अपनी स्टोरीज और स्ट्रगल शेयर कर रही है। ये पैलेस्टीन की रेजिलियंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक नया एस्पेक्ट था। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ, पैलेस्टाइन के 2022 टू 2025 के दौर और उसके मुस्तकबिल की तरफ। दोस्तों, जैसे ही दुनिया रैपिडली मॉडर्नाइज और ग्लोबलाइज हो रही है, पैलेस्टाइन अब भी एक ऐसे स्ट्रगल में फंसा हुआ है जहां सर्वाइवल, पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है। 2022 टू 2023 गाजा और वेस्ट बैंक की हालत। 2022 से गाजा और वेस्ट बैंक में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स बरकरार रहे। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने डेली लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना दिया। रेफ्यूजी कैंप्स और सिटीज में बेसिक नेसेसिटीज और हेल्थ केयर फैसिलिटीज लिमिटेड थे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, लोग बिजली, पानी और मेडिकल एड के शॉर्टेज के बावजूद हर दिन स्कूल, वर्क और सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। चिल्ड्रन और यूथ के लिए नॉर्मल जिंदगी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। पॉलिटिकल डिविजन्स के बावजूद लोकल गवर्नेंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिसोर्सेज से सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चैलेंजेस हर दिन बढ़ रहे थे। यूथ रेजिस्टेंस और ग्लोबल अवेयरनेस। 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का यूज 2022 टू 2025 में और बढ़ गया। पैलेस्टीनियन यूथ ने इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन कैंपेन्स लॉन्च किए। दोस्तों, सोचिए, एक जनरेशन जो चेक पॉइंट्स और मिलिट्री प्रेजेंस के बीच जी रही है, फिर भी दुनिया के हर कोने में अपनी आवाज और स्टोरीज पहुंचा रही है। ये पैलेस्टाइन के डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस का सबूत था। इंटरनेशनल एनजीओज और एक्टिविस्ट्स ने भी इस अवेयरनेस को एम्पलीफाई किया और ग्लोबल सॉलिडारिटी कैंपेन्स चलाए गए, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और ग्राउंड रियलिटी अभी भी टफ रही। पीस टॉक्स और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। 2022 टू 2025 के दौरान कई इंटरनेशनल फोरम्स ने पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच पीस टॉक्स को रिवाइव करने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और अरब लीग ने मीडिएशन एफर्ट्स किए। दोस्तों, सोचिए, डेकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी पीस एफर्ट्स हर दफा ऑब्स्टिकल से गुजरते हैं। सेटलमेंट्स, चेक पॉइंट्स, पॉलिटिकल डिविजन्स और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस ने हर नेगोशिएशन को कॉम्प्लेक्स बना दिया। पैलेस्टीनियन लीडरशिप का मेन चैलेंज अब भी यूनिटी मेंटेन करना था। गाजा और वेस्ट बैंक के बीच पॉलिटिकल राइवलरी और लीडरशिप डिफरेंसेस ने नेगोशिएशंस और गवर्नेंस को कॉम्प्लिकेट बनाया। इकोनॉमिक क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रगल। 2022 टू 2025 में पैलेस्टाइन की इकोनॉमी और भी फ्रेजाइल हो गई। लिमिटेड ट्रेड, इंटरनेशनल सैंक्शंस और ब्लॉकेड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ गई। गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों के लिए बेसिक रिसोर्सेज का एक्सेस एक डेली स्ट्रगल बन गया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, लोग बिजली, पानी और मेडिसिन के लिए हर दिन फाइट कर रहे हैं। फार्मर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मार्केट और एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं। ये सिचुएशन लोगों की रेजिलियंस और सर्वाइवल स्किल्स को टेस्ट कर रही है। एजुकेशन और विमेन राइट्स। पैलेस्टाइन के एजुकेशन सेक्टर ने 2022 टू 2025 के दौरान काफी चैलेंजेस फेस किए। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल थे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज और सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अफेक्ट हुआ। विमेन और गर्ल्स की एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट पड़ा। गाजा और वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी और कल्चरल बैरियर्स की वजह से गर्ल्स का एजुकेशन रिस्ट्रिक्टेड रहा, लेकिन यूथ और एनजीओज ने अवेयरनेस कैंपेन्स और स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करके एजुकेशन को कंटिन्यू करने की कोशिश की। इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और एडवोकेसी। ग्लोबल अवेयरनेस और एडवोकेसी 2022 टू 2025 में और बढ़ गई। स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल कैंपेन्स और प्रोटेस्ट्स के जरिए पैलेस्टाइन के स्ट्रगल को हाईलाइट किया। दोस्तों, सोचिए, एक लोकल स्ट्रगल जो ग्लोबल अटेंशन और सॉलिडारिटी क्रिएट कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स ने पैलेस्टाइन के स्ट्रगल और इनजस्टिस को वर्ल्ड के हर कोने में हाईलाइट किया। पैलेस्टाइन आइडेंटिटी और कल्चरल रेजिलियंस। दोस्तों, पैलेस्टाइन की आइडेंटिटी और कल्चर हर दौर में स्ट्रगल का सोर्स रही है। ट्रेडिशनल म्यूजिक, पोएट्री, फोकलोर और आर्ट ने लोगों के मोराल को बरकरार रखा। हर जनरेशन ने अपनी कहानियां और स्ट्रगल को प्रिजर्व किया। यूथ और आर्टिस्ट्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया के जरिए अपनी हेरिटेज और कल्चर को प्रमोट किया। ये एक मॉरल और कल्चरल रेजिस्टेंस का फॉर्म था जो लोगों के जज्बे और डिटर्मिनेशन को रिफ्लेक्ट करता था। करंट चैलेंजेस और सिक्योरिटी सिचुएशन। 2022 टू 2025 के दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी काफी टेंस रही। इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बीच डेली कॉन्फ्रंटेशंस बरकरार थे। रेफ्यूजी कैंप्स और सिटीज में वायलेंस और चेक पॉइंट्स ने जिंदगी को चैलेंजिंग बनाया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, लोग अपनी डेली लाइफ में सर्वाइवल, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पैलेस्टाइन के रेजिलियंस और करेज का सबूत है। हर दिन के चैलेंजेस के बावजूद लोग अपनी डिग्निटी और राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। पैलेस्टाइन का मुस्तकबिल।
पैलेस्टाइन का फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। पॉलिटिकल डिविजन्स, इंटरनेशनल प्रेशर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद लोग होप और डिटर्मिनेशन लूज नहीं कर रहे हैं। यूथ और ग्लोबल कम्युनिटी का सपोर्ट पैलेस्टाइन के स्ट्रगल को कंटिन्यू करने का सोर्स बन गया है। दोस्तों सोचिए, डेकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद पैलेस्टाइन के लोग हर दिन अपनी जमीन और डिग्निटी के लिए लड़ते रहे हैं। उनका जज्बा, कल्चर और आइडेंटिटी उनको इंस्पायर करता है और दुनिया के लिए एक लेसन बन जाता है। होप एंड स्ट्रगल नेवर एंड्स। कंक्लूजन, स्ट्रगल, रेजिलियंस एंड होप। दोस्तों आपने देखा एक ऐसी जमीन जो सेंचुरी से कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल का मरकज रही है। ब्रिटिश मैंडेट, नकबा, 6 डे वॉर, इंतिफादास, गाजा ब्लॉकेड और 21st सेंचुरी की पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रगल्स, ये सब पैलेस्टाइन की कहानी का हिस्सा हैं। लेकिन असल कहानी ये है कि पैलेस्टाइन के लोगों ने हर चैलेंज और एडवर्सिटी के बावजूद कभी अपनी होप और डिटर्मिनेशन लूज नहीं की। उनकी कल्चर, लिटरेचर और यूथ की रेजिस्टेंस ने उनको इंस्पायर किया और दुनिया के लिए एक मॉरल और स्पिरिचुअल एग्जाम्पल बनाया। दोस्तों पैलेस्टाइन की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि स्ट्रगल और रेजिस्टेंस सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि आइडेंटिटी, डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी होती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या 2025 के बाद पैलेस्टाइन अपनी लॉन्ग अवेटेड पीस और स्टेबिलिटी अचीव कर पाएगा।